नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है, तो वहीं अब दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया है, यानी कि ये कार्रवाई जारी रहेगी या फिर रोक लगेगी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जो पिछले शनिवार को जो दुर्घटना घटी थी उसकी जांच चल रही है, इनिशियल स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अभी उस पर कुछ कहना ठीक नहीं है और इमैच्योर और प्रीमैच्योर होगा। आज जहां तक इंक्रोचमेंट ड्राइव से के रेफरेंस में जो कानून व्यवस्था या पुलिस का जो एडिक्वेट अरेंजमेंट की बात है, वो हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से इंश्योर किया है। कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम है यहाँ, और जो माननीय न्यायालय का जैसा आदेश आया है उसके हिसाब से इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दिया गया। तो देखिए, हिंसा का जवाब बुलडोजर, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आज जहांगीरपुरी में जिस तरह से एमसीडी की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की गई और कई जो संपत्तियां हैं उनको ढहा दिया गया बुलडोजर के जरिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना और इस कार्रवाई पर रोक लगा देना, और अब देखिए इस पर कल इस मामले में कार्रवाई एक बार फिर से होगी और देखना यही होगा कि कल कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कहा जाता है। इन तमाम चीज़ों को के ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही रुद्र विक्रम सिंह, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और इसी के साथ ही मोहम्मद आसिफ, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले हमारे रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। आसिफ, देखिए, आप शुरू से ही इस मामले पर नजर बनाए रखे हैं जब से ये मामला सामने निकल कर आया था जहांगीरपुरी में। आज बुलडोजर, एमसीडी के बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद, उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। इस वक्त क्या कुछ अपडेट वहां से आप दे पाएंगे? आप किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने निकल कर आ रही हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की सुबह गाइडलाइन आने के बाद कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यथास्थिति बनाए रखी जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद भी काफ़ी समय तक लगातार एमसीडी की कार्यवाही चलती रही। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लगभग 12 बजे तक यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद फिर इस कार्यवाही को रोक दिया गया। लेकिन उससे पहले एमसीडी काफ़ी हद तक अपनी इंक्रोचमेंट जो थी वो हटा चुकी थी। लेकिन इसी के चलते आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एमसीडी ने आज कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं एमसीडी भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि एमसीडी ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है वो उससे एक खासा वर्ग बहुत नाराज देखा जा सकता है। जी आसिफ, साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज को ढहाया गया है, अब उन लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस दोपहर तक कोई भी जिनके इंक्रोचमेंट जो हटाई गई थी, लोगों के अंदर गुस्सा इतना था, वो पहले बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इंक्रोचमेंट हटाया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोग नारेबाजी करते हुए अपने गेट से बाहर आ गए। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से उन गेटों को बंद करके रखा गया था ताकि कोई भी बाहर ना आने पाए और किसी तरह की अनहोनी ना हो पाए। लेकिन जब इंक्रोचमेंट हटाई गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए और सारा प्रशासन वहां से हट गया। उसके बाद लोग धीरे धीरे निकल के बाहर आने लगे और एक बार फिर जब वो उनका गुस्सा प्रकट हुआ तो वो नारेबाजी भी करने लगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दी। तो उसको देखते हुए जो मौजूदा यहाँ पे प्रशासन था, प्रशासन, रैपिड एक्शन फोर्स थी, पुलिस थी, सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने एक बार फिर मोर्चा संभाला और धीरे धीरे उन लोगों ने उस बार फिर पूरी जगह जो मस्जिद के बाहर का हिस्सा था जहाँ पर एनक्रोचमेंट हटाई गई थी, वहाँ पे पुलिस फोर्स ने एक बार दोबारा से कार्रवाई करते हुए वो उस पूरे इलाके को अपने अंडर में ले लिया। मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगा, अब आप देख सकते हैं एक बार उस तरफ से
कि वो पूरा एरिया जो था वो खाली पड़ा हुआ है, दूर से दूर तक आपको कोई भी नहीं दिखाई देगा, जबकि सुबह से ही लगातार उस पूरे इलाके में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, हालांकि अब मीडिया को भी उस साइड जाने से रोक दिया गया है, लेकिन अब वहाँ पे फर्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी को आने जाने की मनाही नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आसिफ हमें वहाँ की अपडेट दे रहे थे कि अभी वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अपने गेस्टों का हम रुख करेंगे, डॉक्टर प्रदीप शर्मा और इसी के साथ ही रुद्र विक्रम सिंह, दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। सर, ये जो पूरा प्रोसेस था, जिस तरह से ये एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई एमसीडी की तरफ से, इस पूरे प्रोसेस को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? स्वाति, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद डिमोलिशन इसमें घुस चुका है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे। लेकिन जहां तक एक्टिविटीज एमसीडी जस्टिफाइड है या नहीं है, मेरे विचार से, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं जी, उनके ऊपर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 एप्लीकेबल है। उस एक्ट के हिसाब से, क्योंकि जो भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन होगा उसकी ये ड्यूटी बच जाती है कि वो लॉ को फॉलो करे, लॉ का पालन करे, कानून को माने जी। अब अगर कहीं पे भी, ये किसी एक आदमी पे नहीं, किसी पे भी लागू है, मुझ पे और आप पर भी लागू है कि अगर कोई लैंड है जिसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। एक क्वेश्चन ऑनरशिप का है और दूसरा उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का है। डिमोलिशन जो आता है वो थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज है। सबसे पहले जिस भी कोई लैंड है, अगर वो गवर्नमेंट लैंड है, तो ऑब्वियसली जब तक मेरे पास कोई उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रॉपर क्लेम, ऑनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है और किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिससे आप ये शो कर सके कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उसके ऊपर किसी भी तरह की जो कंस्ट्रक्शन है, वो अवैध कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको, और उसमें डिफरेंट प्रॉफिट, जो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग एक्शंस लिखे हुए हैं। उसको एमसीडी उसको फॉलो करती है और उसमें जो सेक्शंस हैं उनसे बाध्य है। सेक्शन आप और हम पर सबके ऊपर एप्लीकेबल हैं जी। जो पर्टिकुलरली अब इस एनक्रोचमेंट और डिमोलिशन की जो बात हो रही है, सेक्शन 332 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में एक क्लोज आता है, प्रोहिबिशन ऑफ बिल्डिंग विदाउट सैंक्शन। तो अभी आप ये जानते हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग इरेक्ट होती है, बनता है, मकान बनता है या कुछ भी बिल्डिंग है, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जी, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आपको एक सैंक्शन मैप लेना पड़ता है जी। सैंक्शन मैप को देखते हुए काफी सारे प्रोसीजर्स हैं, काफी सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, और इसी के कारण से जब तक वो सैंक्शन आपको मिल नहीं जाती, आप किसी भी तरह का अगर निर्माण उस जमीन पर करेंगे तो वो अवैध है जी। अब उस सैंक्शंस में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया गेट के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो सेंसिटिव प्लेस माना जाता है। 26 जनवरी की परेड वहां से निकलती है, वीवीआईपी का रूट वो होता है, और भी किसी कारणों से पास में राष्ट्रपति भवन भी है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आसपास ही हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया का जो वो एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, और यही एक कारण है कि उसको जो ल्यूटिन जोन है पर्टिकुलरली, उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक ही कंस्ट्रक्शन बनाने की परमिशन दी जाती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के दूसरे भागों में, दूसरी साइड में, आप रोहिणी का एग्जाम्पल ले लीजिए या नोएडा का ले लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए, वहां पर 40-40, 50-50 फीट तक की बिल्डिंग की परमिशन आपको गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन दे देता है। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर हाइट है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बिल्डिंग को, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसमें अगर एक सैंक्शन्ड मैप नहीं है, और मैप का मतलब जो आपको जो अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन इन कंडीशन पे इस लेवल तक कर पाएंगे जी। अगर आपको सैंक्शन दी गई है 3 मंजिल बनाने की, तो आप चौथी बनाएंगे, ऑब्वियसली वो इलीगल है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है, सेक्शन 332 ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में प्रोहिबिशन है, रोक है इलीगल बिल्डिंग बनाने के विदाउट सैंक्शन, जिसकी सैंक्शन नहीं। अब कोई भी बिल्डिंग अगर आ गई तो इसे उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। वो अवैध निर्माण कहीं पे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, वो तो बात की क्वेश्चन है, लेकिन वो सैंक्शन के लिए आप अगर आपके पास नहीं है तो वो अवैध आपका कब्जा हो गया उसके ऊपर, और एमसीडी अपने एक्ट को फॉलो करते हुए उस इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने में सक्षम है जी। क्योंकि आप और हम सबके सब एक एक्ट से बंधे हैं, हम हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद डिफरेंट एक्ट्स हैं, एक्ट को हम सबको फॉलो करना है, एक्ट हमारे ऊपर सबके ऊपर बाध्य है, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो एमसीडी ने, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर उसमें शायद इस प्रोविजन का उपयोग करते हुए, और उसमें क्योंकि ऑब्वियसली उनको पहले नोटिस पीरियड देना होता है, नोटिस पीरियड देने के बाद उनसे रिप्लाई मांगा जाता है, रिप्लाई मांगने के बाद अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना हो तो वो इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश कर सकते हैं जी। ठीक है डॉक्टर प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। रुद्र जी देखिए, सवाल आपसे भी यही कि ये जो प्रोसेस था एक्शन का, ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये सही था या गलत था? और जिस तरह से डॉक्टर प्रदीप जी कह रहे हैं कि अवैध जो निर्माण वहाँ पर किया गया जहांगीरपुरी में इतने काफ़ी लंबे समय से, क्या एमसीडी को पहले नहीं पता था? हिंसा के बाद ही ये डिमोलिश की कार्रवाई क्यों की गई? अभी क्यों याद आ रहा है एमसीडी को कि वो अवैध कब्जा किए हुए हैं वहाँ पर लोग जहांगीर? और दिल्ली में तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अवैध कब्जा है, जहांगीरपुरी ही क्यों? देखिए, दिल्ली में बहुत सारी बोले तो मुझे लगता है कि 60% कंस्ट्रक्शन दिल्ली की इलीगल है जी। और एमसीडी या फिर डीडीए समय समय पर कार्रवाई करती भी है और नहीं भी करती है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस, और डिपेंड करता है कि उनको क्या आदेश मिला है ऊपर से, और डिपेंड करता है कि इनको कितना पैसा, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें से कितना पैसा इनको मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, वो खैर अलग अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हम इस जहांगीरपुर वाले विषय पर आते हैं तो आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो इसी उस सब्जेक्ट पे लगाया, इसी मेरिट पॉइंट पे लगाया कि जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, पहले से इलीगल कंस्ट्रक्शन है। देखिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई भी हो रहा है तो ये जितने भी यहाँ के अथॉरिटीज है, एमसीडी है, डीडीए है, जिनके अंतर्गत लैंड्स आती हैं, उनकी प्राइमा फेसाई ड्यूटी होती है कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकें, जो कि ये नहीं रोकते हैं, जानबूझकर नहीं रोकते हैं, क्योंकि इनको पैसा मिलता है, इनके अधिकारियों ये पैसा खाते हैं और पैसा लेके लीगल कंस्ट्रक्शन ये लोग कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी स्टे दिया कि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया। आप ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप इसको हटाइए, इंक्रोचमेंट जो भी है आप इसको हटाइए, बट यू हैव टू फॉलो द ड्यू प्रोसेस। अब ड्यू प्रोसेस क्या है कि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हमारा संविधान कहता है, हर एक को, जो चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो दोषी हो, चाहे वो दोषी ना हो, जिसके भी खिलाफ अगर कोई मामला संज्ञान में आता है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना होता है सबको, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो एक आमजन हो। तो कोर्ट ने इसी बात पे आज ये मामला 2 बजे के लिए लिस्टेड था, लेकिन 9 बजे जब सुबह कार्रवाई शुरू हो गई तो दवे साहब ने इसको मेंशन किया चीफ जस्टिस के सामने और कहा कि क्योंकि हमारी जो पिटीशन है वो 2 बजे लिस्टेड है, लेकिन वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो गया है और हमारी पिटीशन इंफ्रुक्टियस हो जाएगी, इसलिए हमें अभी सुना जाओ, उस पर स्टे लगा जाए। तो उसको सुनते हुए सीबीआई, ऑनरेबल सीबीआई ने इस पे स्टेटस को लगाया। और एक मैं आपको और बताऊं कि एक खामी जो आपने हमारे कानूनों की खामी है या फिर कानूनी प्रक्रिया में एक खामी है कि ऑर्डर देखिए 10:30 बजे हो गया, लेकिन 12 बजे तक वहाँ पे जो प्रोसेस था बुलडोजर वाला वो चलता रहा, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर नहीं पहुंचा था जी। ये आप देखिए कि बहुत सारे मामले आए हैं, इस पे मेरे सीबीआई ने टिप्पणी करी है और सुप्रीम कोर्ट की कई सारी बेंचेस ने टिप्पणी की है कि क्या होता है कि जैसे कोई अपराधी है, वो अगर वो जेल में बंद है, उसकी बेल ऑर्डर हो गए, लेकिन बेल ऑर्डर अगर परवाना लेके नहीं पहुंचा वहां तक, अगर वो चाहे 2 दिन तक नहीं पहुंचा, 3 दिन तक नहीं पहुंचा, तो बेचारा वो कैदी जेल में ही पड़ा रहता है। डिस्पाइट ऑफ दैट उसको बेल मिलती थी। आगरा का एक मामला आया था जिससे सीबीआई ने संज्ञान लिया था और कहा था कि आप तुरंत इनको रिलीज करिए। ऐसे बहुत सारे मामले आप देखते रहे होंगे। दिल्ली का भी एक मामला आया था कि जेलर ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है, तो वही एमसीडी आज
जो ये कानूनी प्रक्रिया की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, जब तक हमारे पास ऑर्डर रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन जब तक उन्होंने कहा कि हमको फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी ऑर्डर की, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। जब उनको फिजिकल कॉपी मिली तब वो कार्रवाई होगी। ठीक है रुद्र जी। डॉक्टर प्रदीप जी, देखिए ये दूसरी याचिका है जो दायर की गई है एमसीडी के बुलडोजर के खिलाफ। इससे पहले बुलडोजर को लेकर एक और याचिका दायर की गई थी, जो यूपी और एमपी में जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की कार्रवाई, अब दिल्ली में भी एमसीडी के बुलडोजर को लेकर ये याचिका दायर की गई है। कल जिस तरह से ये कहा जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पर फैसला सुनाएगा, कहीं ना कहीं जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा, कोई मैसेज देने की कोशिश पूरे, अगर हम भारत की बात करें, उस याचिका में भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दी जाएगी और उसका असर उस वाले मामलों पर भी पड़ेगा जो बाकी राज्य में लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। स्वाति जी, इसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि पहले एमसीडी को एक नोटिस देना चाहिए था। कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पता नहीं कि वो इलीगल है या नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नोटिस पीरियड, शो कॉज नोटिस होता है। वो आपको देना बनता है कि आप इतने समय के अंदर आप ये अपनी कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर दीजिए। वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो फॉलो शायद नहीं किया गया इस केस में, और उसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। लेकिन इससे मैसेज की बात नहीं है, ये लॉ की बात है। सुप्रीम कोर्ट और हम सब सभी के सब लॉ से बंधे हुए हैं। हमें ये देखना है कि जो का एग्जाम्पल लिया, इसी तरह यूपी के, मध्य प्रदेश के, सब जगह के अपने बाइलॉज हैं, बिल्डिंग बाइलॉज हैं। वहां पर भी कोई भी जगह हो, सैंक्शन वहां पे लेनी पड़ेगी। आपको एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको मैं एक बात बता दूं स्वाति जी कि इवन अगर आपकी एक बिल्डिंग बन गई है जी, बिल्डिंग बनने के बाद अगर उसके अंदर आपको ऑल्ट्रेशन भी करना है, आपने एक नक्शा पास करवाया, नक्शा पास करने के अंदर आपने बताया कि ये दीवार यहाँ से यहाँ चल रही है नक्शे के अंदर, और आपने जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किया तो उस दीवार को वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह अपनी सहूलियत के हिसाब से रख लिया जी, क्योंकि तो वो भी एक इलीगल स्ट्रक्चर बन जाता है। वो भी डिमोलिशन हो सकता है, क्योंकि जब भी सैंक्शन होती है कोई भी बिल्डिंग, उससे पहले बहुत सारे मेजर्स और बहुत सारी बातों का एमसीबी या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ध्यान रखता है। कारण ये है कि वेंटिलेशन एक हो गया, उसके बाद अगर किसी स्थिति में अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उसमें से कैसे आप निकलेंगे, और भी इस तरह की कई बहुत सी बातें हैं जिसको एमसीबी देखते हुए, या वहां पर थ्रेट परसेप्शन कितना है, तो ये कई चीजें होती है जो देखकर और उसके हिसाब से फिर आपको परमिट करती है कि भाई आप इतना बिल्डिंग इस तरह से बना लीजिए। तो ठीक है, एक लीगल और इलीगल तो बात आ ही जाएगी, वो ठीक है। पब्लिक लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर। मुझे अच्छे से याद है कि निजामुद्दीन एरिया में भी एक काफी बड़ा एरिया था जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट थी और काफी सारे स्ट्रक्चर्स वहां बने हुए थे। वो भी कुछ साल पहले डिमोलिश हुआ है। आज वो एरिया बिल्कुल क्लियर है। लॉ अगर एमसीडी के लोग अगर इसको लॉ को मानने के लिए बाध्य हैं, तो आप और हम भी हैं। लॉ सबके लिए बराबर है, हमें भी उतना ही लॉ का पालन करना है जितने की एजेंसीज को करना है। एजेंसीज ने किया वो जस्टिफाई करेंगे अपने स्टैंड को, लेकिन क्या ये हमारी ड्यूटी भी नहीं बनती है क्या कि हम गवर्नमेंट लैंड के ऊपर वैसे ही कब्जा करके बैठ जाए? हमें भी ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। देश हम सबका है ना? तो अगर देश के कानून की अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर ये जंगल राज हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि एक एक्ट को ध्यान में रखते हुए, एक प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए, एक लॉ को ध्यान में रखते हुए, आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात तो आएगी कि ये इलीगल स्ट्रक्चर था। ठीक है, उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, आपने डिमोलिशन कर दिया। हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर कोई एक्शन भी ले लिया जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे बात तो इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन की हो रही है ना। ऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, यही तो बात है। अगर
वो नोटिस दे भी दिया होता। मान लिया आज के दिन, आज आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो फिर ये, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ एरियाज को, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी उस जगह को बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया है जो टीवी में जो न्यूज के माध्यम से दिखाई जा रही थी, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स को छोड़ा भी गया है। तो उन स्ट्रक्चर्स को इसलिए छोड़ा होगा कि उनके पास सैंक्शन प्लान्स होंगी, सैंक्शन होगी, ऑथोराइज कंस्ट्रक्शन होगी। जो बाकी गवर्नमेंट लैंड पे एनक्रोचमेंट है तो एनसीडी ने एक्शन ले लिया। हाँ, सर्टेनली देयर इज अ लैप्स, क्योंकि उनको नोटिस पीरियड, नोटिस, कोई भी आदमी, वी आर एविडेंस बेस्ड सिस्टम, हमारा जो कानून है एविडेंस बेस्ड है। एटलीस्ट मुझे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी को भी बिना सुने आप पनिश नहीं करेंगे। मैं गलत भी हूं। सवाल यही डॉक्टर प्रदीप जी, देखिए अगर शायद नोटिस दिया जाता तो उन लोगों के पास थोड़ा समय होता कि कहीं वो शिफ्ट हो जाते या फिर उन्हें रहने के लिए वो कुछ चीज सोच सकते थे, लेकिन एकदम से इस तरह की कार्रवाई करना, सवाल तभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जहांगीरपुरी क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी सारी जगह ऐसी हैं जो इलीगल है और तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो सिर्फ जहांगीरपुरी को ही इस तरह से निशाना क्यों बनाया गया कि वहीं पर ही क्यों ये डिमोलिशन की कार्रवाई की गई है। फिलहाल लौटूंगी डॉक्टर प्रदीप जी क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय। रुद्र जी आपके पास आऊंगी। देखिए अब तो कोर्ट की तरफ से कल फैसला आना है, लेकिन अब क्या जो कल फैसला सुनाया जाएगा उससे पहले क्या दलीलें वहां पर की जा सकती हैं कोर्ट में, ये थोड़ा जानने की चाहेंगे। देखिए स्वाति, जो अभी एक मुझे लगता है कि बड़ा, मैं अगर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, हालांकि देखिए मैं एक आम जन के हिसाब से बात करूं तो आम जन इसमें बहुत खुश है। जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला, फिर मध्य प्रदेश में उसको फॉलो किया गया, गुजरात में फॉलो किया गया, दिल्ली में आ गया। आम जन क्यों खुश है, मैं इसके बारे में भी मैं आपको 30 सेकंड में बताऊंगा कि जो हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो इतना डिले वाला प्रोसेस होता है कि आज एक केस होता है, वो 4 साल बाद 5 साल बाद उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो जो आमजन है, आमजन इतना वेट नहीं करता, उसको लगता है कि नहीं ये जो हो रहा है, ये जो एग्जीक्यूटिव या जो सरकारें कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि अगर हम लीगल प्रोसेस को फॉलो करें, लीगल प्रोसेस को देखें, हमारे संविधान को देखें, हमारे आईपीसी सीआरपीसी को देखें, तो ये बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं देते हैं इन सब प्रोसेस की। लेकिन ये हमें भी एक चीज सीखने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है कि देखिए लोकतांत्रिक देश में अगर लोग ही इस बात को पसंद कर रहे हैं तो हमें जो अपनी न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बहुत फास्ट करना पड़ेगा। सारे केसेस जो पेंडिंग केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक में डाल के, जिससे कि लोगों को कम से कम हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उस पे जो विश्वास है उनका फिर से वो एक विश्वास कायम हो। जो ये जो इलीगल, मैं इसको वाकई में मैं इलीगल मानता हूँ कि आप बुलडोजर से किसी का घर गिरा दीजिए, क्योंकि पुलिस वाले देखिए क्या करते हैं कि कल को 2 घरों का बुलडोजर का गिराने का ऑर्डर होगा, ये तीसरा घर भी गिरा देंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई, कितनी पुलिस वालों की कार्रवाई होती है हम और आप जानते हैं। तो ये एक, और पुलिस को आप इतना इनहेरेंट पावर नहीं दे सकते कि वो किसी का भी घर जाके गिरा दे, क्योंकि कल को आप अगर पुलिस इतना पावर दे देंगे तो पुलिसिया सिस्टम हो जाएगा, तो लोकतंत्र इसको हम नहीं कहेंगे। तो ये सबसे बड़ी जो ये बात निकल के आएगी, और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कल मामला सुनेगा तो मुझे लगता है कि इस बात को भी ध्यान में रखेंगे चीफ जस्टिस कि जो न्यायिक प्रक्रिया जो हमारी इतनी डिले वाली है, हालांकि बहुत बार चीफ जस्टिस बोल चुके हैं कि हमको सारे केसेस जो पेंडिंग केसेस है जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए, जो भी 1.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है अदालतों में, जिससे कि देखिए जस्टिस कहा जाता है ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो अगर हम न्यायिक किसी को न्याय देने में बहुत ज्यादा हम डिले कर देते हैं तो जस्टिस डिनाइड ही हो जाता है, ये हमारे लॉ में, कानून में कहा भी जाता है। तो वो उस चीज को, मुझे लगता है कि उस चीज को स्ट्रेटन करने की जरूरत है, उस चीज पर काम करने की जरूरत है, जिससे जो 4-4 साल 6-6 साल जो कोर्ट में केसेस चलते हैं उससे निजात मिले लोगों को। और लोग जो ये इलीगल चीजों को पसंद कर रहे हैं तो हो सकता है कि लोग कल को जो न्यायिक प्रक्रिया से जो चीजें हो, न्यायिक प्रक्रिया से जो भी, चाहे वो किसी का घर गिरे, इलीगल घर गिरे, चाहे किसी को जेल भेज दिया जाए, उससे लोगों को खुशी मिले और उससे लोगों को न्याय मिले। जी चलिए ठीक है। रुद्र विक्रम सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा के लिए, और डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए सवाल यही कि जो आज एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई जहांगीरपुरी में हुई वो कितनी सही थी, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया, अगर कार्रवाई सही थी तो कोर्ट की तरफ से इस पर क्यों कहा गया कि इस पर रोक लगानी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन नज़र इसे पर ही कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है और जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है वो कितनी सही है, कल देखना होगा। फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।